रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए। जावा होता क्या है? जावा जनरली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वैसा जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जावा के अंदर कुछ चीज़ें हम लोग को जानना होता है, क्योंकि सी से ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सी एक प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है एंड जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस होता है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में क्या होता है? प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड मीन्स हम लोग अगर कोई काम करने को बोले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जस्ट काम करने को बोलते हैं, वो काम करके हम लोग को दे देते हैं। हाँ, काम करते करने को बोलते हैं, वो काम करके दे देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में समझ लो कि हम लोगों को एक सिस्टम बनाना है, जिस सिस्टम में कोई स्टूडेंट अगर अपना फीस जमा दे तो फीस माइनस हो जाएगा उसके अकाउंट से। ठीक है, मतलब तुम समझ लो अगर 400 रुपये फीस तुमने जमा दिया कॉलेज में, तो तुम्हारे अकाउंट से 400 रुपये माइनस होगा ना, किसी और से तो नहीं होगा। लेकिन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में क्या होता है? प्रोसीड्यूर में क्या होता है? प्रोसीड्यूर इज गिवन द मोस्ट प्रायोरिटी, है ना। प्रोसीड्यूर इज गिवन द मोस्ट प्रायोरिटी, मतलब सबसे ज्यादा प्राधान्य जो है वो प्रोसीड्यूर को दिया जाता है। हाँ, प्रोसीड्यूर इज गिवन द मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो अगर प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड से हम लोग एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें स्टूडेंट फीस जमा दे सकता है, ये सब कर सकता है, ये अगर बनाए तो जनरली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? देखो समझ लो, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जाएगा, उस फंक्शन का नाम देते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, उस फंक्शन का नाम देते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन अगर फंक्शन का नाम दे तो ये वाला फंक्शन करेगा क्या? ये वाला फंक्शन करेगा क्या? अगर कोई भी स्टूडेंट फीस जमा देगा, स्टूडेंट गिव्स फीस, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट फीस जमा देगा तो ये ट्रांजैक्शन वाला फंक्शन रन करेगा, मतलब काम करेगा, और स्टूडेंट का फीस कम कर देगा, है ना। क्योंकि अगर मैंने 400 रुपये दिया तो मुझे 40,000 रुपये अगर देना था, मैंने 400 दिया तो 40,000 से 400 रुपये कम हो जाएगा, बाकी मुझे देना पड़ेगा बाद में। ठीक है, लेकिन वो क्या समझ पाएगा? प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड से क्या वो समझ पाएगा कि कौन सा स्टूडेंट मुझे फीस दिया है, कौन सा स्टूडेंट दिया है? वो नहीं समझ पाएगा। मतलब तुमने अगर फीस दिया तो तुम अकाउंट, तुम्हारे फीस से अगर 400 रुपये माइनस हुआ तो एक्चुअली हर एक के अकाउंट से 400 रुपये माइनस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो अलग अलग करके अलग अलग स्टूडेंट को तो पैसा नहीं पा रहा है ना, एक बार ही रन करेगा, सबके लिए रन करेगा, यही एक प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता कि एक एक स्टूडेंट को हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट बना देते, एक एक स्टूडेंट मतलब एक एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी सेम टाइप का अगर स्टूडेंट बनाए हम, सेम टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका कुछ प्रॉपर्टीज मैच करता है, मतलब समझ लो बीटेक सीएसई वाले, उनका सबका कोर्स आईडी सेम है, बीटेक सीएसई। ओके, सभी के लिए एक आईडी है, सभी के लिए एक नाम है, ऐसा एक प्रॉपर्टीज कुछ है। सेम टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को मिला के हम लोग एक क्लास बना देते हैं। ठीक है, सो इस क्लास का एक इंस्टेंस हो गया वो स्टूडेंट, है ना। एक क्लास का एक इंस्टेंस हो गया पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का जनरलाइजेशन, मतलब ऑब्जेक्ट को साधारण क्षेत्र में हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जनरलाइजेशन होता है क्लास। ओके, ऑब्जेक्ट क्लास इज द जनरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जनरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि समझ लो, इसको अगर ऐसे समझाए कि अगर कंपनी कंपनी कोई क्लास है, कंपनी कोई क्लास है, दैट मीन्स टाटा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा। टाटा एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर बर्ड एक क्लास है, बर्ड अगर एक क्लास है तो स्पैरो, स्पैरो एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर कार एक क्लास है, कार अगर एक क्लास है तो लैम्बोर्गिनी एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना, लैम्बोर्गिनी एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यही बात है। तो नॉर्मल क्लास एंड ऑब्जेक्ट में से रिलेशन समझ गए। अच्छा, एक क्लास का अंदर तो यही होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी अगर समझ लो स्टूडेंट एक क्लास हुआ, ठीक है, अगर स्टूडेंट एक क्लास हुआ तो तुम भी तो एक ऑब्जेक्ट हो गए ना। हाँ, स्टूडेंट अगर एक क्लास हुआ तो स्टूडेंट हो जाए, मतलब कोई भी आयुष हो गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी अगर इसी वाले ऑब्जेक्ट के लिए, इसी वाले ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम लोगों ने उस वाले फंक्शन को कॉल किया, एक फंक्शन था ट्रांजैक्शन नाम का, जो फंक्शन था ट्रांजैक्शन नाम का जो फंक्शन था, जो रन करता जब मेरा किसी कोई फीस जमा करता तो। ठीक है, तो जनरली इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए रन होगा,
ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए रन होगा मतलब इसी के लिए माइनस होगा ना, इसी के लिए माइनस होगा और किसी के लिए माइनस नहीं होगा। ओके, यही था। तो क्लास के अंदर क्या क्या चीजें रहता है क्लास, अच्छा क्लास के बारे में पूरा समझ में आ गया। अच्छा এখন অবধি আমি জাভাতে কিছু করাইনি, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংটা কেন এলো এন্ড কেন বুঝতে পার মানে কি কারণে এটা লাগলো সেটা বুঝতে পারলে তো, এখন আমি জাভা করাবো কিন্তু, বুঝে গেছে? हाँ सर। ओके, तार माने अगर वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं रहता तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा सकता, स्टूडेंट मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट, एनीथिंग कैन बी क्रिएटेड, कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चाहिए होता। अच्छा, तो जनरली क्लास के अंदर क्या क्या चीजें रहता है, अभी क्लास क्या होता है, ठीक है, क्लास क्या होता है समझ में आ गया, क्लास क्या होता है। तो उसको अभी अगर नॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज में अगर लिखे तो क्लास होता है इट इज अ यूजर डिफाइंड, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप होता है बोलो, इंटीजर डेटा होता है, फ्लोट डेटा होता है, ऐसा 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 डेटा होता है। तो जनरली क्या होता है, क्या होता है, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हमारे पास होता है इंटीजर डेटा टाइप एंड फ्लोट डेटा टाइप एंड डबल डेटा टाइप, ऐसा बहुत सारा डेटा टाइप होता है। हमारे पास कोई स्टूडेंट टाइप का डेटा होता है, स्टूडेंट टाइप का डेटा नहीं होता। तो स्टूडेंट अगर हम लोगों ने क्लास बना लिया तो एक्चुअली एक स्टूडेंट तो डेटा टाइप बन गया ना, स्टूडेंट तो एक डेटा टाइप बन गया ना, वही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में एक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। তুই হাসিস না, হ্যাঁ তুই হাসছিস কিন্তু বহুত, তোর মুখটা হাসি তুই মাস্ক পরে থাক, हैं? हो गया। अभी क्लास के अंदर क्या क्या चीज रहता है, क्लास के अंदर क्या क्या चीज रहता है, अ क्लास कंटेन्स मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन। अच्छा मेंबर वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर कार एक क्लास हुआ, क्लास का कार का क्या क्या चीज रहेगा, प्रॉपर्टीज तो रहेगा ना कार का, प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, कार का नाम, कार का नंबर, कलर, नेम, यही सब होगा, माइलेज, हाँ हो गया। और कार का कुछ बिहेवियर भी रहेगा ना, कार का कुछ बिहेवियर भी रहेगा, स्टार्ट, स्टॉप किया, वो हॉर्न मार रहा है, ठीक है, ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक स्पीड तो प्रॉपर्टी हो गया, हाँ ये स्टार्ट स्टॉप हॉर्न ब्रेक ये सब उसका बिहेवियर होगा। तो जो जो प्रॉपर्टी, सो जनरली प्रॉपर्टीज जो होता है उसको कहते हैं मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज जो होता है उसको कहते हैं मेंबर वेरिएबल्स। एंड ये जो बिहेवियर जो होता है ये तो काम हो रहा है ना, बिहेवियर हो रहा है मतलब काम हो रहा है ना, काम है मेंबर फंक्शन है। तो एक्चुअली बिहेवियर माने मेंबर फंक्शन, क्या नो बिहेवियर का मतलब তার মানে বিহেভিয়ারটা হচ্ছে মেম্বার ফাংশন, মানে এটা কাজ করছে না কোনো একটা, ইট ইজ ওয়ার্কিং সামথিং। क्या पता है, আচ্ছা বুঝতে পেরেছো সৌনকারী, হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। হ্যাঁ এবার জেনারেলি জাভাতে আমি এই জিনিসগুলো বোঝাচ্ছি, ঠিক আছে। अरे हाँ रेफरेंस वेरिएबल बोलबो दारा, बोलबो सब बोलबो दारा। अच्छा जावा के अंदर जनरली जावा एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओओपी लैंग्वेज है, और जावा के अंदर हमेशा हम लोग को एक क्लास बनाना ही होता है। इन जावा वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, उस एक क्लास बनाना ही होगा, जावा के प्रोग्राम में एक क्लास बनाना ही होगा, और उस क्लास के अंदर हम लोगों का मेन फंक्शन होता है, हाँ उस क्लास के अंदर हम लोगों का मेन फंक्शन होता है। इन दैट क्लास वी हैव टू
we have to create the main function, create the main function। और जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन रहता है ना, उसी क्लास का नाम होता है फाइल का नाम। ठीक है, जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन रहता है उसी क्लास का नाम होता है फाइल का नाम। द फाइल नेम शुड बी द सेम, द फाइल नेम शुड बी सेम एज द क्लास नेम। जैसा जो जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन रहेगा उसी क्लास का नाम फाइल का नाम होगा। एज द क्लास नेम दैट कंटेन्स द मेन फंक्शन, दैट कंटेन्स द मेन फंक्शन। ठीक है, तो इसको करके दिखाते हैं अभी। यहाँ पे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर के अंदर VS कोड को ओपन किया था हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, इस फाइल का नाम देते हैं, समझ लो, फाइल का नाम देते हैं फर्स्ट, फर्स्ट डॉट जावा। एंड इस फाइल का नाम अगर हम लोगों ने फर्स्ट दिया ना, तो इसके अंदर हम लोग को क्लास बनाना ही होगा। ठीक है, फर्स्ट नाम का, इस क्लास का नाम होगा फर्स्ट। क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास कीवर्ड, क्लास कीवर्ड देने के बाद क्लास का नाम देना होता है। फर्स्ट ही देंगे, क्यों फर्स्ट ही देंगे? क्यों? यहाँ पे फाइल का नाम ही फर्स्ट, और इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा। सी में लिखना होता है ऐसे, इंट मेन लिखता होता है, लेकिन जावा में ऐसे नहीं लिखते। जावा में लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग args। ओके, उसके बाद जनरली ये क्लास बन चुका है। इस क्लास के अंदर हम लोग बनाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सी में जैसे लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसके बाद कोटेशन में लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, समझ लो हेलो वर्ल्ड ही लिखा मैंने। ठीक है, अभी इस फाइल को रन करते हैं, कंपाइल करना होगा देन रन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ लो, जावा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा is a platform independent language। ভাই বলছি তো দাঁড়া, independent language। जावा হচ্ছে प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। व्हाई? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जावा को हम लोग किसी भी मशीन पे, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। तुम्हारे पहचान का तो 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद मैक होता है, लिनक्स तो यूनिक्स ही होगा, डॉस होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया में। हाँ, हो गया। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा को हम लोग रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जावा का फाइल को रन करने के लिए हम लोग को जावा का फाइल डॉट जावा से सेव करना होता है। देखो,
এই শোনা যাচ্ছে আমার ভয়েস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, যদি কোনো একটা ফাইল হয় ডট জাভা দিয়ে সেভ করলাম, ওটাকে যদি কম্পাইল করা হয়, if a file is compiled using the java compiler, then the file created that contains the बाइट कोड मतलब उसके अंदर क्या रहता है, जनरली जावा के फाइल को कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में चेंज होता है फाइल, ठीक है। और जावा के फाइल को कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए एक चीज चाहिए होता है, उसको कहते हैं जेडीके। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। ये हम लोग को इंस्टॉल करना होता है। ये अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो जावा हम लोग रन नहीं कर सकते। जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने जावा को कंपाइल किया, फाइल जो बनाया था हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो हम लोगों ने फाइल बनाया ना, ये जो फाइल बनाया फर्स्ट डॉट जावा, इसको जब हम लोग कंपाइल करेंगे तो बाइट कोड में चेंज होता है, बाइट कोड में, ठीक है। और बाइट कोड फाइल मतलब सेम, उस फाइल का नाम भी फर्स्ट ही होता है, फाइल का नाम फर्स्ट ही होगा, लेकिन जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट जावा नहीं होगा, वो होगा डॉट क्लास, ठीक है। अभी इस वाले के अंदर बाइट कोड रहता है। बाइट कोड को कौन समझेगा? बाइट कोड को समझेगा जेवीएम। जेवीएम कहाँ पे रहता है? जेडीके के अंदर ही रहता है। जब हम लोग जेडीके को इंस्टॉल करेंगे उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, जेडीके, ओके, जेवीएम। जेवीएम के पास जब बाइट कोड जाता है, जेवीएम बाइट कोड को कन्वर्ट करता है नेटिव मशीन कोड में। नेटिव मशीन कोड में, नेटिव मशीन कोड मींस क्या? हमारा मशीन क्या है, हमारा मशीन क्या है? विंडोज हो सकता है, या फिर समझ लो मैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डॉस हो सकता है, एंड समझ लो यूनिक्स भी हो सकता है, इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। जेवीएम क्या करेगा? बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा नेटिव मशीन कोड में। मतलब लास्ट में विंडोज रहे, मैक रहे, डॉस रहे, यूनिक्स रहे, मैटर नहीं करता, किसी में भी वो कोड चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो जिस सिस्टम में जेडीके मतलब जेवीएम इंस्टॉल्ड रहेगा, तो उस सिस्टम में विंडोज रहे, मैक रहे, डॉस रहे, यूनिक्स रहे, कोई भी रन हो सकता है, ठीक है। इसको मैं करवा के दिखता हूं तुमको। जावा के फाइल को कंपाइल करने के लिए ये वाला कोड लिखना होता है, जावा सी देन फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा, जावा सी देन फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा। इसको देके जब हम लोग रन करेंगे तो जावा का फाइल कंपाइल हो जाएगा। जब जावा का फाइल कंपाइल हो जाएगा तो देखना ये वाला फाइल तैयार हो जाएगा, फर्स्ट डॉट क्लास, ये वाला फाइल तैयार हो जाएगा। देखो इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे लिखते जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। अब इसको लिखना कहाँ पे है? लिखना है टर्मिनल पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है, जहाँ पे ये वाला फोल्डर है। देखो यहाँ पे जावा प्लेलिस्ट है ना, और देखो यहाँ पे जावा प्लेलिस्ट ही यहाँ पे फोल्डर खोला हुआ है, ठीक है। जावा सी फर्स्ट डॉट जावा देन एंटर, ओके। तो देखो यहाँ पे क्लास फाइल एक बन गया, फर्स्ट डॉट क्लास फाइल एक बन गया, ठीक है। अभी इस वाले में जो कोड लिखा रहेगा ना, इसको कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ जेवीएम समझ सकता है। इसको ओपन करके देखो क्या क्या है इसके अंदर, समझ में आ रहा है कुछ? सो ये वाला कोड सिर्फ किसको समझ में आएगा? ये वाला कोड सिर्फ जेवीएम को समझ में आएगा, जेवीएम को समझ में आएगा। सो अभी हम लोग रन करेंगे जावा फर्स्ट, नॉट डॉट, जावा फर्स्ट देन एंटर। देखो रन हो गया, हेलो वर्ल्ड आ गया, जो हम लोगों ने मांगा था वो आ गया। तो जहां पे भी जेवीएम इंस्टॉल रहेगा मतलब जेडीके रहेगा, वहां पे जावा का कोड रन हो सकता है। वो मैटर नहीं करता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है, इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो गया। देन जावा के अंदर अभी डेटा टाइप्स को हम लोग करवाते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ऐसा बहुत सारा डेटा टाइप है जावा के अंदर। कैरेक्टर, अच्छा, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, और भी होता है बुलियन, बुलियन, देन शॉर्ट नाम का भी एक डेटा होता है, लॉन्ग,
बाइट, ओके। एंड स्ट्रिंग टाइप का भी एक डेटा होता है, लेकिन वो स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, स्ट्रिंग एरे। हो गया। तो इतने टाइप का डेटा होता है जावा के अंदर, ओके। इनमें से इन सब डेटास को कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब जो पहले से बनाया हुआ है, कंप्यूटर के अंदर बनाया हुआ है पहले से, ठीक है। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब प्रिमिटिव डेटा को यूज करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव मींस प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके इसको बनाया जाता है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, শোনক তুমি উত্তর দেবে এটা। সেটা হচ্ছে তুমি বলো যে ফ্লোট আর ডাবলের মধ্যে কি ডিফারেন্স? স্যার ফ্লোট হচ্ছে ওই ডেসিমেল পয়েন্ট কে নেয়, আর ডাবল 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 ডেসিমেল নাই, কিন্তু ডবল ডেসিমেল আর ইন্টিজার দুটোই নেয়। এটা কিন্তু পুরো তুমি ভুল বলেছো, ঠিক আছে, এটা পুরোপুরি ভুল বলেছো, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ভুল। ফ্লোট মানে হচ্ছে ডেসিমেল एंड डबल मीन्स ऑल्सो डेसिमल, ओके। डबल मीन्स ऑल्सो डेसिमल, लेकिन डिफरेंस क्या है देख लो। सो 2.5 इट इज फ्लोट और डबल। डेसिमल में तो है, लेकिन इसको फ्लोट में लेंगे या डबल में लेंगे? पहली बात तो ये अच्छा 2.5, এবার এটা দেখতে হবে এটা ফ্লোট না ডাবল। सो पहली बात तो ये कि जनरली कंप्यूटर को कोई भी डिजिट समझ में नहीं आता 0 1 1 को छोड़ के, ठीक है। 0 और 1 को छोड़ के कुछ भी समझ में नहीं आता कंप्यूटर को, ठीक है, 0 और 1 को छोड़ के। तो जनरली अगर हम लोगों ने 2.5 दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको बाइनरी में चेंज करेगा, बाइनरी में चेंज करेगा। सो 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2.5 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5, ठीक है। सो 2 का बाइनरी क्या होता है? 2 का बाइनरी होता है 1 0, ओके। एंड 0.5 का बाइनरी क्या होता है? 0.5 का बाइनरी होता है, इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो 0.5 इंटू 2 देखो 1.0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले से 0.5 का बाइनरी में अगर चेंज करना है तो 0 पॉइंट पहले से लिख के रखेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक राइट साइड में 0 नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक राइट साइड में 0 नहीं आ जाता तब तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 से। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे ही आ चुका है, और इस स्टेप पे क्या, इस तरफ क्या आया है, नॉन जीरो आया है, मतलब यहाँ पे हम लोग नॉन जीरो मतलब 1 लिख देंगे। सेम तरीके से अगर 2.25 का अगर हम लोगों ने चेंज किया तो यहाँ पे होगा 2 प्लस 0.25, ठीक है। तो 2 का तो होगा 1 0, एंड 0.25 का क्या होगा, 0.25 को चेंज करना होगा 0.25 इंटू 2, ठीक है, ये होगा 0.5। तो देखो 0 पॉइंट इस तरफ क्या आया है, इस तरफ 0 आया है, मतलब इधर हम लोग 0 बैठाएंगे। अभी तक 0 नहीं आया है राइट साइड में, तो हम लोग फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हुआ 1.0। 1.0 जब हुआ तो इधर क्या आएगा, देखो नॉन जीरो आया है, मतलब इधर हम लोग 1 बिठाएंगे, ठीक है। देन इधर 0 आता तो फिर से हम लोग 0 बिठाते, नॉन जीरो आया तो हम लोग 1 बिठाएंगे। अभी अटक जाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है, 0 आ चुका है तो अटक जाएंगे। सेम तरीके से अगर हम लोगों ने 2.1 को चेंज किया तो 2.1, या फिर समझ लो 4.1, इसको अगर चेंज किया तो 4.1 को अगर चेंज, तो 4.1 को लिख सकते हैं 4 प्लस 0.1 लिख सकते हैं। देन 4 का बाइनरी क्या होता है, 4 का बाइनरी होता है 1 0 0 0, यही होता है ना, 1 0 0 0। देन 0.1 का बाइनरी हम लोग को करना होगा। 0.1 का बाइनरी करने से पहले हम लोग 0 पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते गए तो पहले आएगा 0.2, 0 आया है लेफ्ट साइड में तो 0 बिठाएंगे। देन फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.4, तो फिर से 0 आएगा तो 0 बिठाएंगे। फिर से अगर हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 आएगा, फिर से 0 आया तो 0 बिठाएंगे। देन 1.6 आएगा, 1.6 नॉन जीरो आया तो हम लोग 1 बिठाएंगे। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.2, नॉन जीरो आया तो यहाँ पे 1 बिठाएंगे। सेम तरीके से देखो फिर से 2 आ गया ना,
इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 आ जाएगा ना, फिर से रिपीट कर रहा है। मतलब कभी भी हो सकता है कि यहाँ पे 0 आएगा, কখনো হতে পারবে এখানে 0 আসবে বলো? কোনোদিন 0 আসবে না তো, তার মানে এটা এরকম আসবে তো আউটপুটটা, এরকম ইনফাইনাইট আসবে তো। তাহলে যদি ইনফাইনাইট আসে একে কিন্তু ফ্লোট নিতে পারবে না, হ্যাঁ ফ্লোট নিতে পারবে না, একে ডাবল নিতে পারবে। ওকে, ডাবল মানে কি, যে কোনো সাইজের নিতে পারি, হ্যাঁ স্মল বিগ যে কোনো সাইজের নিতে পারি, এনি সাইজ। ওকে, এনি সাইজ ডেসিমাল, এনি সাইজ ডেসিমাল। আর ফ্লোট মানে কি, অনলি স্মল। ওকে, তাহলে কি হলো, ডাবল টাইপের যদি আমি ভ্যারিয়েবল বানিয়ে দিই সেটা মোর কমফোর্টেবল, ঠিক আছে, সেটা মোর কমফোর্টেবল। তাহলে আমি সবসময় ডাবলই ইউজ করব, ফ্লোট ইউজ করব না। জাভাতে অল টাইম ডাবল ইউজ করা হয়, ফ্লোট ইউজ করাই হয় না। তার মানে এটা না যে জাভার মধ্যে ফ্লোট নেই, ফ্লোট অলরেডি আছে, কিন্তু আমরা অনলি ডাবল ইউজ করব, ঠিক আছে, বাস। হ্যাঁ हो गया। আচ্ছা বুঝতে পেরেছো তো ফ্লোট ডাবলের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? সৌনক বোঝা গেছে? সৌনক, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবারে বলো তো তাহলে এর মধ্যে কোনটা ডাবল আর কোনটা ফ্লোট? 2.3, 2.5, বলো এই চারটের মধ্যে কোনটা ফ্লোট এন্ড কোনটা ডাবল? 2.3 and 6.2 হচ্ছে ডবল। ওকে, 2.3 এন্ড 6.2 হচ্ছে ডাবল এন্ড এটা হচ্ছে ফ্লোট, তাই তো? একদম ঠিক আছে, এটাই তো। ফ্লোট আর ডাবলের মধ্যে ডিফারেন্স বোঝা গেছে। ইন্ট, ফ্লোট, ডাবল। ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে সিঙ্গেল এলিমেন্ট ইন আ সিঙ্গেল কোটেশন। জাভাতে কিন্তু স্ট্রিং ডাবল কোটেশনের মধ্যে লেখে, মানে ডাবল কোটেশন দিয়ে স্টার্ট, ডাবল কোটেশন দিয়ে এন্ড। আর ক্যারেক্টার কিন্তু সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে স্টার্ট, সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে এন্ড, এরকম করে লেখে, ঠিক আছে। আচ্ছা এটা ছিল জাভাতে বেসিক ডেটা টাইপ অ্যান্ড নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ অ্যান্ড প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ, অ্যান্ড জাভাতে কি করে একটা কোডকে আমাকে শুরু করতে হয়, ঠিক আছে, এটা। এরপর हो गया। শর্ট মিন্স ছোট ছোট ইন্টিজার আর লং মিন্স বড় বড় ইন্টিজার। এবারে উপসের মধ্যে যদি আমি তোমাদেরকে বোঝাতে চাই জিনিসপত্র, তাহলে এরকম করে বুঝতে হবে। উপসের মধ্যে যে লজিকে শিখবে, প্রথমে হচ্ছে ক্লাস, তারপর হচ্ছে অবজেক্ট, তারপর হচ্ছে এনক্যাপসুলেশন, এনক্যাপসুলেশন, তারপরে অ্যাবস্ট্রাকশন, তারপরে কনস্ট্রাক্টর। আচ্ছা কনস্ট্রাক্টরটা আগেও করানো যায়, কিন্তু তারপরে হবে হচ্ছে ইনহেরিটেন্স, ইনহেরিটেন্স অ্যান্ড দেন পলিমরফিজম। এটা করলে এন্ড। हो गया। तो क्लास से शुरू करते हैं। क्लास क्या होता है पहले ही बता दिया है मैंने ऑलरेडी। क्लास होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, पहले ही मैं बता चुका हूं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, it contains member variable and member functions। हो गया। then it contains member variable and member function। in Java we need to make at least one class,
in Java we need to make at least one class যার মধ্যে কি থাকবে মেইন ফাংশনটা থাকবে we need to make at least one class that contains the main function okay main function and after that আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে একটা ক্লাস বানিয়ে আচ্ছা একটা জাভার ক্লাস একটার মধ্যে কি এরকম হতে পারে একটা জাভা প্রোগ্রামের মধ্যে একের বেশি ক্লাস থাকতে পারে সৌনক বলো তো পারবে কিনা হ্যাঁ স্যার থাকতেই পারে অ্যাটলিস্ট ওয়ান তো বলেছে তো সমীর হ্যাঁ থাকতেই অ্যাটলিস্ট পারে। ওয়ান বলা আছে তাই জন্য থাকতেই পারে ঠিক আছে তার মানে এখানে আমি আরেকটা ক্लासও বানাতে পারি तो यहाँ पे और एक क्लास बना देते हैं इसका नाम देते हैं क्लास स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं बताता हूँ एक वेरिएबल का नाम समझ लो स्टूडेंट के लिए दो वेरिएबल होता है इन रोल नंबर एंड स्ट्रिंग उस स्टूडेंट का नाम ठीक है स्ट्रिंग उस स्टूडेंट का नाम स्ट्रिंग मतलब ये वाला डेटा को कहते हैं ये वाला डेटा समझ लो ऐसा मैंने लिखा मतलब कैरेक्टर का कलेक्शन ए एक कैरेक्टर हुआ वाई एक कैरेक्टर हुआ कैरेक्टर का कलेक्शन को लेके तैयार होता है एक स्ट्रिंग ठीक है हो गया तो ये दो जो हम लोगों ने बनाया है ये है मेंबर वेरिएबल्स दो मेंबर वेरिएबल्स है क्लास के अंदर दो मेंबर वेरिएबल्स है उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन का नाम देंगे समझ लो void info कुछ भी नाम दे सकते हो मैंने इन्फो दिया और ये वाला फंक्शन ही होगा मेंबर फंक्शन जैसे सी में फंक्शन बनाते थे ना सेम तरीके से फंक्शन बना रहे देखो रिटर्न टाइप उसके बाद फंक्शन का नाम उसके बाद फंक्शन के लिए ब्रैकेट देना पड़ेगा एंड फंक्शन का बॉडी देंगे ठीक है फंक्शन का बॉडी देने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं सिस आउट करके अच्छा अभी अगर मुझे यहाँ पे रोल नंबर एंड नेम को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे रोल देके प्लस रोल ओके ऐसा लिख देते अच्छा रोल नंबर वाला जो वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक अलाइव है कहाँ से कहाँ तक लोकल है यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लोकल है ठीक है इससे बाहर हम लोग रोल नंबर को यूज नहीं कर सकते ठीक है इससे बाहर हम लोग रोल नंबर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि लोकल है इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक हम लोग यूज कर सकते हैं किसी ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल को अगर हम लोग डिक्लेयर कर दे उसके बाहर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते ठीक है देन तो रोल नंबर को क्या हम लोग इधर अंदर यूज कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं क्योंकि रोल नंबर तो यहाँ से यहाँ तक अलाइव है ना यहाँ से यहाँ तक अलाइव है तो इसको अंदर यूज कर सकते हैं ओके देन यहाँ पे लिख देते हैं सिस आउट करके नेम कोलन देके प्लस नेम को भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर क्योंकि नेम भी यहाँ से यहाँ तक हम लोग यूज कर सकते हैं हो गया रोल नंबर हो गया नेम हो गया अभी एक बात है ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं अभी समझना होगा अच्छा मेन फंक्शन दैट द फाइल नेम शुड बी द सेम ऑफ दैट क्लास नेम the file name should be same of that class name টান ধরে গেছিল should be same as that class name okay then object क्या होता है object is instance of a class इंस्टेंस मीन्स व्हाट इंस्टेंस मीन्स टाइप कह सकते क्लास तो ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट है হ্যাঁ অবজেক্ট কি বলছি ক্লাসের অবজেক্ট হচ্ছে ক্লাসের একটা ইনস্টেন্স তার মানে কি सपोज बर्ड अगर क्लास हुआ तो पीकॉक होगा एक ऑब्जेक्ट मतलब पीकॉक के पास बर्ड का जो जो प्रॉपर्टीज है वो तो आ जाएगा ना हाँ तो बर्ड का कोई भी प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखना चाहते हैं बर्ड का कोई भी प्रॉपर्टीज हम लोगों को चाहिए होगा समझ लो हम लोगों को मेंबर वेरिएबल्स मेंबर फंक्शन कुछ भी चाहिए होगा किसी क्लास का तो ऑब्जेक्ट से मिलेगा तो ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास ये हुआ ऑब्जेक्ट का यूज क्यों करते हैं इफ वी वांट टू एक्सेस द मेंबर्स कोई भी हो सकता है मतलब मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है मेंबर फंक्शन भी हो सकता है if we want to access the members of a class then we have to make object of that class we have to make object of that class अच्छा किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है पहले क्लास का नेम दिया जाता है ये सिंटैक्स है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है
सिंटैक्स बोल देते हैं। तो पहले क्लास का नाम दिया जाएगा, क्लास का नाम, देन स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद न्यू, देन फिर से क्लास का नाम, ठीक है, ऐसे, उसके बाद ब्रैकेट, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, जनरली ये वाला जो नाम है, ये वाला नाम हम कुछ भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन द वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। हम लोग वेरिएबल का नाम जैसे देते हैं ना, ए बी सी डी कुछ भी देते हैं, वैसा नाम इसका भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना चुका हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि मेन फंक्शन जो होता है ना, वो मेरा एंट्री पॉइंट होता है। मेरा प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट होगा इसी लाइन से, इसी लाइन से मेरा प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट होगा। यहाँ से वो पढ़ेगा नहीं, यहाँ से कंपाइलर पढ़ेगा नहीं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे? उसका नाम देंगे स्टूडेंट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ऑब्जेक्ट का मैंने दिया ओबीजे। जनरली जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ये जो ओबीजे नाम का वेरिएबल है, ओबीजे नाम का जो वेरिएबल है, इस ओबीजे नाम को वेरिएबल, इस ओबीजे नाम के वेरिएबल को कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। ओबीजे नाम के वेरिएबल को कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये सेम तरीके से कब काम करता है जैसे सी में पॉइंटर काम करता है। পয়েন্টার কি কাজ করে শৌনক? সিতে পয়েন্টার অ্যাড্রেসকে স্টোর করে না একটা ভ্যারিয়েবলের, एड्रेस स्टोर करे। सो इन जावा वी डू नॉट हैव पॉइंटर। जावा में पॉइंटर नहीं होता, जावा में रेफरेंस वेरिएबल होता है। तो जब इसमें से ऑब्जेक्ट कौन है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है ये वाला पार्ट, न्यू स्टूडेंट। जब हम लोगों ने लिखा ना, ये न्यू स्टूडेंट लिखा, ये एक्चुअली है ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली मेमोरी में तैयार हुआ है। मतलब अगर हमने मेमोरी में ऐसा लिखा है, अगर हमने मेमोरी में ऐसा लिखा है, समझ लो मैंने मेमोरी में ऐसा लिखा है, तो वर्ड को ओपन करके दिखाते हैं कैसे काम होता है। अगर हमने मेमोरी में ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि न्यू स्टूडेंट जो है, तो सब जने चीज, न्यू स्टूडेंट जो है वैसे तैयार हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसे तैयार हो जाएगा। मतलब ये किसके लिए तैयार हुआ? ये वाला तैयार हुआ, न्यू स्टूडेंट जो लिखा मैंने इसके लिए तैयार हुआ। और ओबीजे जो वेरिएबल है, इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल, इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो इसके लिए अलग से यहाँ पे तैयार होगा एक और मेमोरी स्पेस, एक और मेमोरी स्पेस तैयार होगा, ऐसा मेमोरी स्पेस। इस वाले में क्या रहेगा? ओबीजे, इस वाले में रहेगा ओबीजे, ठीक है। और यहाँ पे कैसे काम होगा? ये ओबीजे जो वेरिएबल है, ये पॉइंट करेगा किसको? ये ओबीजे वेरिएबल पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो एक्चुअली ये काम किसकी तरह कर रहा है? ये काम कर रहा है नॉर्मली जैसे पॉइंटर काम करता है। हाँ, ये ओबीजे वेरिएबल इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। सो इन जावा वी डू नॉट हैव पॉइंटर, वी हैव रेफरेंस वेरिएबल इंस्टेड ऑफ पॉइंटर, ओके। सो ये वाला रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है। अभी अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, तो इस वाले ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या चीज आ जाएगा? इस वाले ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या चीज आ जाएगा? इस वाले ऑब्जेक्ट के पास इस क्लास का पूरा मेंबर्स आ जाएगा, ठीक है। इसके पास रोल नंबर आ जाएगा, इसके पास नेम आ जाएगा, एंड उसके पास इन्फो भी आ जाएगा। इन्फो नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया था, मेंबर फंक्शन, ये तीनों फंक्शन जो इस क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का, ये तीनों आ जाएगा ओबीजे के अंदर। अभी अगर हम लोगों ने ऐसे बनाया ओबीजे डॉट रोल इक्वल टू, समझ लो मैंने यहाँ पे रोल दिया कुछ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ रोल दिया। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे दिया ओबीजे डॉट नेम, कुछ भी नेम दे दिया यहाँ पे, समझ लो मैंने यहाँ पे नेम दिया सैम, ठीक है, सैम खान, ओके, कुछ भी दे दिया, ओके। तो एक्चुअली यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट के अंदर ये तो वेरिएबल जो है, ये कहाँ पे तैयार हो गया? यहाँ पे तैयार हो गया, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर तैयार हो गया, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैंने डिस्प्ले को कॉल किया, इन्फो को कॉल किया, तो क्या होगा? यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? रोल नंबर आएगा जो सेट हुआ है इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ओबीजे वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो सेट हुआ है, एंड सेम तरीके से नाम भी वही प्रिंट होगा जो ओबीजे ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट से ही रोल नंबर को सेट किया है, उस ऑब्जेक्ट से ही मैंने नेम को सेट किया है, उस ऑब्जेक्ट से ही इन्फो को कॉल किया है। सेम तरीके से मैं और एक ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ। हाँ,
जितना चाहूं मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। तो यहाँ पे और एक स्टूडेंट बनाते हैं, स्टूडेंट obj1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ और रोल दे दिया एंड यहाँ पे obj1 डॉट नेम कुछ और नेम दे दिया, फारूक, शेख, कुछ भी दे दिया। हाँ, obj1 डॉट इन्फो, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर ये वाला, नाम ये वाला प्रिंट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर सेट होगा 102 एंड नेम सेट होगा जो मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा सेट हो जाएगा और उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो समझ में आ गया कि एक एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू, एक एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस दूसरे इंस्टेंस से अलग है। हाँ, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट सारा का सारा मेंबर को फॉलो कर रहा है, इसका जो जो प्रॉपर्टीज है सब वो फॉलो कर रहा है। एक एक ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया तो उस क्लास का जितना सारा प्रॉपर्टीज है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। एंड सेम तरीके से उस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग प्रॉपर्टी में वैल्यू डाल सकते हैं। रोल नंबर में वैल्यू डाला, नेम में वैल्यू डाला, उसके लिए मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, बिहेवियर काम करेगा, ठीक है। सो जनरली अगर मैंने वो वाला जो एकदम क्लास के शुरू में जो बताया था क्लास मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें अगर मैंने ऐसा किया होता, उसमें अगर मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया होता एंड उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन नाम का फंक्शन बनाया रखता, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन नाम का फंक्शन बनाया रखता, void ट्रांजैक्शन, बनाए रखता, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट नेम, नेम हैज पेड। वेरिएबल हमेशा कोटेशन के बाहर होता है, इसलिए मैंने वेरिएबल को कोटेशन के बाहर रखा है। या सेम ही होता है ना, कॉमा देके बाहर वेरिएबल रखते हैं, वहां यहाँ भी सेम किया, लेकिन वहां पे कॉमा देते हैं, यहाँ पे प्लस देते हैं, यही फर्क है। देन नेम हैज पेड, नेम हैज पेड, ओके डन। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने obj डॉट ट्रांजेक्शन को कॉल किया होता एंड यहाँ पे obj1 डॉट ट्रांजेक्शन को कॉल किया होता, तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होता। obj के लिए मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दिया, रोल नंबर, नेम सेट कर दिया, obj का जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्प्ले हो जाएगा एंड प्रिंट हो जाएगा सैम खान हैज पेड, सैम खान हैज पेड। क्यों? क्योंकि उस वाले ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ट्रांजेक्शन को कॉल किया है जिस वाले ऑब्जेक्ट के लिए नाम सैम खान है, ओके। तो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग से कॉल हो रहा है ना ट्रांजेक्शन फंक्शन। हाँ, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जरूरत था, इसीलिए जरूरत था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। देखो रोल नंबर नेम प्रिंट हुआ, सैम खान हैज पेड प्रिंट हुआ, रोल नंबर नेम प्रिंट हुआ, फारूक शेख हैज पेड प्रिंट हुआ, ठीक है। तो जनरली जिस वाले ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर रहा हूँ वो वाला कॉल हो रहा है। लेकिन एक क्लास का अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग उस क्लास के मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। इट इज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको छोड़ के हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कॉल नहीं कर सकते। एक ही रहता फंक्शन और उस फंक्शन को अगर कॉल करता तो एक ही चीज के लिए कॉल होता, मतलब सबके लिए कॉल हो जाता है, एक्चुअली इन जनरल सबके लिए कॉल हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए, एक क्लास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। एंड जावा के अंदर एक क्लास बनाना ही होता है जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन रहेगा। एंड जावा প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ होता है, वो भी क्यों होता है मैंने बता दिया। এখন অবধি যা করলাম পুরোপুরি বোঝা গেছে শোনক? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো এটা ছিল জাভার ওভারভিউ। ইট ওয়াজ দ্য ওভারভিউ অফ জাভা। আফটার দ্যাট নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা করব হচ্ছে এনক্যাপসুলেশন, অ্যাবস্ট্রাকশন, এইসব জিনিসগুলোকে করব নেক্সট ক্লাস থেকে। স্যার বলছি যে যদি আমরা ইউজার ইনপুট নিই তাহলে কেমন করে করব? ইউজার মানে ইনপুট নেওয়ার জন্য আমাকে স্ক্যানার ক্লাস ইউজ করতে হবে। ইউজার ইনপুট নেওয়ার জন্য স্ক্যানার ক্লাস ইউজ করতে হবে, ইম্পোর্ট জাভা ডট ইউটিল ডট স্ক্যানার। হ্যাঁ, এইটা করলে আমি ইউজার ইনপুট নিতে পারবো। এবার কেন আমি ইউজার ইনপুটটা করাচ্ছি না বলো তো? কারণটা আছে, আজকে কেন করাচ্ছি না সেটা জেনে রাখো। বিকজ আমি আজকে পুরো জাভাটা না অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্যারাডাইমে চলে। হ্যাঁ, সো জাভার মধ্যে যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্যারাডাইমে আমার পুরো প্রোগ্রামটা চলছে, এর মানে হচ্ছে সিতে যেমন stdio.h ফাইল বানানো থাকতো, তার মধ্যে আমার অনেকগুলো ফাংশন থাকতো আগের থেকে, এবং পাইথনের মধ্যে যেমন মডিউল বানানো থাকে, লাইব্রেরি বানানো থাকে যেমন জাভাস্ক্রিপ্টের মধ্যে, সেরকম জাভার মধ্যে না ইনবিল্ট কোনো লাইব্রেরি বানানো থাকে না, জাভার মধ্যে ইনবিল্ট ক্লাস বানানো থাকে। তেমনই একটা ক্লাস আছে যার নাম হচ্ছে স্ক্যানার ক্লাস, যেটা আগের থেকে জাভাতে বানানো আছে। এবার এই ক্লাসগুলোকে কোথায় রাখা হয়? ক্লাসগুলোকে রাখা হয় প্যাকেজেস এর মধ্যে। হ্যাঁ,
যেগুলো ইনবিল্ড প্যাকেজেস গুলো জাভার কাছে আছে, সেই প্যাকেজেসের মধ্যে ক্লাসগুলোকে রাখা হয়। সেরকমই একটা প্যাকেজ হচ্ছে জাভা ডট ইউটিল। সেই প্যাকেজের মধ্যে স্ক্যানার ক্লাস থাকে, আর স্ক্যানার ক্লাসের মধ্যে ইনবিল্ড কিছু ফাংশন আছে, যেমন নেক্সট ইন্ট, নেক্সট ফ্লোট, নেক্সট ডাবল, এরকম অনেকগুলো ফাংশন আছে স্ক্যানার ক্লাসের মধ্যে। তাহলে যদি ওগুলোকে আমাকে ইউজ করতে হয় তাহলে কার অবজেক্ট বানাতে হবে? স্ক্যানার ক্লাসের অবজেক্ট বানাতে হবে। আমি বললাম না, কোনো একটা ক্লাসের মেম্বারদেরকে আমি ইউজ করতে পারবো না ওই যদি ওই क्लासेर আমি ऑब्जेक्ट ना बनाई। अगर किसी भी क्लास का मेंबर्स को हम लोग यूज करना चाहते हो तो उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाता, मैं यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया होता तो हम लोग इन्फो ट्रांजैक्शन इसको कॉल कर पाते? कॉल नहीं कर पाते। ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर कॉल कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला ये दोनों जो फंक्शन है ये कहाँ पे है? ये इस क्लास के अंदर है ना, इस क्लास के अंदर है। जब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग उस क्लास के फंक्शंस को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सेम तरीके से स्कैनर क्लास जो है, स्कैनर क्लासेर মধ্যেও কিন্তু কিছু ফাংশন আগের থেকে বানানো আছে, যেমন নেক্সট ইন্ট, নেক্সট ফ্লোট, নেক্সট ডাবল, যেগুলো দিয়ে ইনপুট নেওয়া যায়, ঠিক আছে। তো সেগুলো আমি ততক্ষণ ইউজ করতে পারবো না যতক্ষণ না আমি স্ক্যানার ক্লাসের অবজেক্ট বানাচ্ছি। তাহলে স্ক্যানার ক্লাসের অবজেক্ট বানানোর পরে তারপর আমি ইউজ করতে পারবো। হ্যাঁ, এটা আমি এনক্যাপসুলেশন করানোর পরে করাবো। বুঝতে পারলে এখানে জাভাতে কি করে আমি ইউজার ইনপুটটা নিই? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, জাভার ওভারভিউ পুরোপুরি আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হয়েছে।